नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस यूक्रेन के युद्ध में जर्मनी की पहल की और इस पहल पर नाटो देशों की प्रतिक्रिया की। क्रिस हिपकिंस के न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ की। ब्रिटेन में सियासी उठापटक की। भारत और मिस्र के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साथ ही जलवायु परिवर्तन से दुनिया के कई देशों पर पड़ने वाले दबाव की। वहीं और तो और इसके अलावा होगा बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जर्मनी ने यू टर्न लेते हुए की बड़ी घोषणा। यूक्रेन को मिलेगा खतरनाक टैंक लेपर्ड 14, लेपर्ड 2 युद्धक टैंक देकर करेगा यूक्रेन की मदद। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जर्मनी का जताया आभार। कहा जर्मनी के निर्णय ने आधुनिक टैंकों की आपूर्ति के लिए खोले रास्ते। जर्मनी की मंजूरी के बाद पोलैंड भी करेगा लेपर्ड टैंक की आपूर्ति। अमेरिकी मुख्य युद्ध टैंक अब्राम की आपूर्ति पर भी बनी सहमति। रूस ने नाटो देशों को दी चेतावनी। कहा कितने भी भेजें टैंक होंगे तबाह। अमेरिका को बताया सबसे बड़ा दुश्मन। पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों में साइबर सुरक्षा, आतंकवाद पर खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रसारण समेत कुल 5 समझौते। असामान्य ठंड से कांप रहे कई एशियाई देश। जापान में भीषण बर्फबारी से यातायात बुरी तरह से प्रभावित। चीन में भी हिमपात और कपा देने वाली ठंड का कहर। अफगानिस्तान में पिछले 15 दिनों में ठंड से 150 से अधिक लोगों की मौत। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस हिपकिंस। आर्थिक चुनौतियों से निपटने का किया वादा। कार्मेल सेपुलोनी बनी उप प्रधानमंत्री। पहली बार प्रशांत द्वीप से नाता रखने वाले किसी व्यक्ति को सौंपी गई ये जिम्मेदारी। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। रूस यूक्रेन के युद्ध में जर्मनी की टैंक को लेकर घोषणा के बाद एक तरफ तो नाटो देशों ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर नाटो देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। हाल के दिनों में कई यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए हथियारों की आपूर्ति कर रूस के सामने ढाल बनकर खड़े होते दिख रहे हैं। क्या है ताजा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। नाटो देशों की एकजुटता के साथ यूक्रेन को दिए जा रहे अनवरत विध्वंसक हथियारों के सिलसिले का नहीं थमना भविष्य में जंग की और तेज होने की संभावना को गहरा कर दिया। जर्मनी ने अपनी पिछली स्थिति से यू टर्न लेते हुए यूक्रेन में अपने 14 टैंक भेजने और दूसरे सहयोगी देशों को ऐसा करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। जर्मनी की घोषणा के बाद नाटो देशों ने स्वागत किया, तो वहीं रूस ने एक बार फिर नाटो देशों को अंजाम तक भुगतने की चेतावनी दे डाली। हाल के दिनों में कई यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए हथियारों का आपूर्ति कर रूस के सामने ढाल बनकर खड़े होते दिख रहे हैं। हालांकि टैंक की आपूर्ति के बाद भी जर्मनी अपने पहले रुख पर कायम रहते हुए भागीदार नहीं बनने की बात कह रहा है। अपने फैसले को सही ठहराते हुए जर्मन सांसद ओलाफ शोल ने कहा कि इन निर्णयों के साथ आगे बढ़ने का कोई गणितीय आधार नहीं है, लेकिन देश के लिए अकेले आगे बढ़ना एक गंभीर गलती हो सकती है। जर्मनी की घोषणा पर यूरोपीय देशों के नेताओं ने खुशी जताते हुए ईयू की एकता को मजबूत करने का संदेश दे दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने ट्वीट करते हुए यूक्रेन को मुख्य युद्धक टैंक भेजने के लिए नाटो सहयोगियों और दोस्तों द्वारा सही निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि चैलेंजर टैंक के साथ वे यूक्रेन की रक्षात्मक मारक क्षमता को मजबूत करेंगे। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री मोरविकी ने कहा कि यह कदम रूस को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि एकजुटता ही हमारी मजबूती होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने ट्वीट संदेश में जर्मनी को धन्यवाद देते हुए कहा, जर्मन मुख्य युद्धक टैंक, रक्षा सहायता और प्रशिक्षण मिशनों का और विस्तार, हथियारों की आपूर्ति के लिए भागीदारों की तरफ से सकारात्मक निर्णय है। इन महत्वपूर्ण और सामयिक निर्णयों के बारे में सुना, जिसके लिए मैं जर्मन चांसलर और हमारे सभी दोस्तों के लिए ईमानदारी से आभारी हूँ।
अमेरिका के साथ हमारा संबंध पहले की तुलना में काफी अच्छा है। मैं जर्मनी के लोगों से मुझ पर और सरकार पर भरोसा करने का आग्रह करता हूं। हम नाटो सहयोगी देशों के साथ घनिष्ठ आंतरिक समन्वय में काम कर रहे हैं। इस मुहिम में शामिल होने का मतलब यूक्रेन युद्ध में शामिल होना नहीं है। उधर क्रेमलिन ने नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह नाटो के किसी भी हथियार की तरह इन देशों के टैंकरों को भी आसानी से तबाह कर देगा। रूस ने कहा कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की कार्रवाई संकट को और बढ़ाने में काम कर रही है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिमी देशों के सहयोग की कीमत यूक्रेन के लोगों को चुकानी पड़ेगी। पश्चिमी देशों के गठबंधन की घबराहट बढ़ती जा रही है और अगर वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन को हथियार भेजते हैं तो यूक्रेन में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी मददगार देशों की होगी। दरअसल विशेष सैन्य अभियान के तहत शुरू की गई जंग अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, जबकि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध 11 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। इस जंग में न सिर्फ हजारों लोग असमय युद्ध की बेट चढ़ गए, बल्कि यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। ऐसे में रूस को हराने के लिए यूक्रेन काफी समय से पश्चिमी देशों से जर्मन निर्मित लेपर्ड टैंक की मांग कर रहा था, जिससे कि वो अपनी खोई जमीन को रूसी सेना से आजाद करा सके। और साल 2022 के फरवरी महीने में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध साल 2023 में भी जारी है। 11 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में अब यूक्रेन के पास एक ऐसा हथियार आ सकता है जिसकी मदद से वो रूस को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो सकता है। दरअसल जर्मनी यूक्रेन को अपना लेपर्ड 2 टैंक देने जा रहा है। ये टैंक इतना ताकतवर है कि इसकी मदद से यूक्रेन और रूस की जंग और भीषण हो सकती है। कुछ दिन पहले तक फरवरी में यूक्रेन युद्ध के खत्म होने का दावा करने वाले विश्लेषकों की भविष्यवाणी गलत साबित होती दिख रही है, क्योंकि नाटो देशों द्वारा रूस की घेराबंदी अब अपने अंजाम के करीब है। सर्दी के बाद भीषण हमले की तैयारी कर रही रूसी सेना को करारा जवाब देने के लिए दुनिया के 2 सबसे घातक टैंक मैदान में उतरने जा रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को अपने सबसे ताकतवर टैंक लेपर्ड 2 भेजने पर सहमति जता दी है, जबकि अमेरिका भी अब्राम टैंक की आपूर्ति करने का संकेत दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका जल्द इसकी घोषणा भी कर देगा। दरअसल दोनों ही टैंकों की आपूर्ति पर अमेरिका और जर्मनी के बीच लंबे अरसे से विवाद चल रहा था। बहरहाल दोनों देशों की घोषणा के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इन टैंकों के युद्ध में मैदान में उतरने से यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष और तेज हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध के मैदान में ये दोनों टैंक रूस के T-90 टैंक के मुकाबले काफी खतरनाक साबित होंगे। एक नजर डालते हैं दोनों टैंकों की विशेषता पर। अफगानिस्तान और सीरिया की लड़ाई में अपना कमाल दिखा चुके लेपर्ड टैंक को करीब 1 दर्जन देश अपनी सेना के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में बने होने की वजह से यूक्रेन के लिए लेपर्ड की रिपेयरिंग और रखरखाव भी आसान होगा। टैंक बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह दुनिया के सबसे खतरनाक बैटल टैंक में से एक है, क्योंकि इसकी क्षमता लगभग 50 सालों तक बरकरार रहती है। 55 टन वजनी बैटल टैंक में 4 जवान एक साथ बैठ सकते हैं, जिसकी मारक क्षमता करीब 450 किलोमीटर तक है। यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जो 50 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मनों पर फायर झोंकने में कामयाब रहता है। लेपर्ड की एक और खूबी यह है कि टैंक चलाने वाले को यह चौतरफा सुरक्षा प्रदान करता है। ये लैंड माइंस जैसे खतरे से दुश्मन की ओर से किए गए हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। डिजिटल फायर कंट्रोल प्रणाली से लैस लेपर्ड टैंक में 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगी है, जो दूर तक निशाना साधने में कारगर साबित होती है। उधर अमेरिका का अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक टैंक अब्राम M1 को हर दिशा में दुश्मनों को निपटाने में माहिर माना जाता है। टैंक के युद्ध में लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण इसकी चलने की गति है। इसके नीचे स्टील प्लेट लगे हैं, जो इसे अन्य सामान्य टायर से अलग बनाता है। स्टील प्लेट एक चेन के साथ जुड़ी है, जो टैंक को चारों तरफ घूमने की अनुमति देती है। इसका नाम वियतनाम युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों के एक प्रमुख कमांडर जनरल क्रेटन अब्राम्स के नाम पर रखा गया था। माना जा रहा है कि 14 लेपर्ड और 30 अब्राम टैंकों को करीब 1 महीने के अंदर यूक्रेन में तैनात कर दिया जाएगा। हालांकि अब्राम टैंक का रखरखाव थोड़ा खर्चीला है और इसे चलाने के लिए खास प्रशिक्षण की जरूरत होती है।
इसलिए पोलैंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और विशिष्ट टैंकों को चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और ब्रिटेन में सियासी उठापटक के बीच सत्ताधारी पार्टी के मुखिया के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश देने वाले कोई और नहीं बल्कि उस देश के प्रधानमंत्री हैं। दरअसल ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के चीफ नदीम ज़हावी हैं और उनके खिलाफ टैक्स की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। हालांकि नैतिकता को ध्यान में रखकर ऋषि सुनक ने बचाव भी किया है। तो ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और इस पर क्या है ब्रिटेन की सियासत का गठजोड़, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कर मामले में घिरे अपनी पार्टी के चेयरमैन नदीम ज़हावी को बर्खास्त करने के बजाय नैतिक जांच के आदेश दिए जाने का बचाव किया। सुनक ने कहा कि कर मामलों के सवालों का सामना कर रहे नदीम ज़हावी को कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते समय इस पर उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई थी। इससे पहले सुनक ने अपने नैतिकता सलाहकार को ये जांच करने का आदेश दिया था कि ज़हावी जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कर को कैसे सुलझाया था, जब उन्हें उनकी वर्तमान भूमिका के लिए नियुक्त किया गया तो मेरे सामने कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था, लेकिन ये सही है कि हम इस मामले की पूरी जांच करें और सभी तथ्यों को सामने लाएं। इराक में पैदा हुए ज़हावी का परिवार सद्दाम हुसैन के दौर में देश छोड़कर ब्रिटेन चला आया था। फिर ज़हावी ने खूब तरक्की की। बात 23 साल पुरानी है। 2000 में जिब्राल्टर आधारित एक ओपिनियन पोल कंपनी यूगो में उन्हें 42.5% शेयर दिया गया। इतना ही शेयर दूसरे सह संस्थापक को मिला। हालांकि ज़हावी ने खुद कोई शेयर नहीं लिया। बालशोर कंपनी को ज़हावी के माता पिता द्वारा नियंत्रित एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। ज़हावी ने कहा कि स्टार्टअप पूंजी और सलाह के प्रावधान के माध्यम से यूगो की स्थापना में उनके माता पिता की भूमिका को देखते हुए ये शेयर दिए गए। यूगो में काम करने वाले लोगों के अनुसार नदीम के पिता हरेस ज़हावी की भूमिका एक अनौपचारिक दायरे तक ही सीमित थी। 2005 के साक्ष्य भी बताते हैं कि उस समय उनके संसद बनने से पहले नदीम ज़हावी इस ऑफशोर ट्रस्ट से लाभान्वित हो रहे थे। हालांकि जब पिछले साल वित्त मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान ये मुद्दा उठा था तो ब्रिटेन के कर कार्यालय ने ज़हावी के पिता को दिए गए शेयरों की संख्या पर असहमति जताई थी। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नदीम ज़हावी के पिता वास्तव में व्यापार में इतनी बड़ी हिस्सेदारी के लायक थे या क्या पूर्व वित्त मंत्री के लिए कर भुगतान करने से बचने का एक तरीका था। और आइए अब बात करते हैं एशिया की। भारत और मिस्र के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल फतेह अल सीसी ने द्विपक्षीय बातचीत की। ये भारत और मिस्र के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मुलाकात है। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने बुधवार को जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नई रफ्तार देने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी की बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान विज्ञान, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। भारत और मिस्र के कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में दोनों देशों ने विशेष स्मृति डाक टिकट का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सूचना तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी भारत और मिस्र के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भी दोनों देशों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और मिस्र के बीच युवा मामलों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी दोनों देश सहमत हुए। इसके तहत सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मिस्र के विदेश मंत्री के साथ सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने प्रसारण के क्षेत्र में भी सहयोग पर सहमति जताई। इसके लिए प्रसार भारती और मिस्र की नेशनल मीडिया अथॉरिटी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए और इनका आदान प्रदान किया गया।
मिस्र के राष्ट्रपति के साथ अपने संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मिस्र विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा मानते हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। पीएम मोदी ने भारत और मिस्र के बीच सामरिक समन्वय को अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अपनी द्विपक्षीय भागीदारी को सामरिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहते हुए उन्हें मिस्र आने का न्योता दिया। राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग को बढ़ावा देने और नए क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर हम सहमत हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति अल सीसी का यह दौरा दर्शाता है कि राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे भारत और मिस्र संबंध और सहयोग में मजबूती की नई इबारत लिख रहे हैं। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं न्यूजीलैंड को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने जैकिंडा अर्डन की जगह ली है। पद संभालने के बाद हिपकिंस ने संकेत दिए हैं कि बढ़ती महंगाई से निपटना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डेन के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद क्रिस हिपकिंस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बुधवार को उन्होंने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले जैसिंडा बतौर प्रधानमंत्री अंतिम बार न्यूजीलैंड की संसद पहुंची और सीधे गवर्नमेंट हाउस जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। पद संभालने के बाद हिपकिंस ने संकेत दिए हैं कि बढ़ती महंगाई से निपटना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद हिपकिंस 9 महीने से भी कम समय तक पद संभालेंगे। अक्टूबर में देश में आम चुनाव होगा। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के अनुसार लेबर पार्टी की स्थिति मुख्य प्रतिद्वंदी नेशनल पार्टी से बेहतर है। न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने अर्डेन के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद हिपकिंस को शपथ दिलाई। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं उत्साहित हूं और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित हूं। हिपकिंस पहली बार 2008 में न्यूजीलैंड के संसद के लिए चुने गए थे। कोरोना महामारी के दौरान नवंबर 2020 में उन्हें बतौर मंत्री कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा हिपकिंस पुलिस मंत्रालय, शिक्षा और जन सेवा जैसे मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल चुके हैं। जैसिंडा ने कहा कि हिपकिंस से उनकी 20 साल पुरानी दोस्ती है। अपने इस्तीफे को लेकर जैसिंडा ने कहा कि महिला विरोध और कटु बयानों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसिंडा ने कहा कि उनके इस्तीफे का कारण ये नहीं है। इस दौरान कार्मेल सेपुली ने उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। देश में पहली बार प्रशांत द्वीप से नाता रखने वाले किसी व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए धन्यवाद। इस नियुक्ति के माध्यम से मुझे, मेरे परिवार और हमारे प्रशांत समुदाय को सम्मानित करने के लिए आभार। मैं आपके साथ काम करने और इस महत्वपूर्ण भूमिका को अपना समर्थन देने के लिए उत्सुक हूँ। जैसिंडा अपने कार्यकाल के दौरान प्राकृतिक आपदा, भीषण आतंकी हमलों और कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने में कामयाब रहीं। हालांकि पिछले हफ्ते उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। अंतिम बार बतौर प्रधानमंत्री संसद पहुंची तो अपने सहयोगियों को गले लगाया। संसद से जब बाहर निकल रही थी तो कई लोग भावुक नजर आ रहे थे। उस समय मौजूद सैकड़ों लोगों ने जोर से ताली बजाकर उनका
अभिवादन किया। बताया जाता है कि उपचुनाव कराने से बचने के लिए जैसिंडा अप्रैल के अंत तक संसद की सदस्य बनी रह सकती हैं। इसके बाद उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। 2017 में जब उन्होंने चुनाव जीतकर पहली बार सत्ता संभाली थी, तब उनकी उम्र महज 37 साल थी। जैसिंडा अर्डेन दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला प्रमुखों में से एक थी। वो उन कुछ महिला नेताओं में से एक हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया से भी गुजरी। और जापान के अधिकांश हिस्सों में लगातार भारी हिमपात जारी है। जापान अब तक के मौसम के सबसे गंभीर शीतकाल से जूझ रहा है। बर्फीले तूफानों के कारण कई ट्रेनें और वाहन फंसे हुए हैं। ऐसा हाल सिर्फ जापान का ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्से में जलवायु परिवर्तन के कारण बेहद खराब मौसम से वो जो हिस्से हैं, वो जो देश हैं, वो जूझ रहे हैं। हिमपात में फंसे वाहनों की लंबी कतार, दफ्तर जाने के लिए मशक्कत करते लोग, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये नज़ारा है जापान का। सिर्फ जापान ही नहीं, दुनिया के कई हिस्से जलवायु परिवर्तन के कारण बेहद खराब मौसम से जूझ रहे हैं। उत्तर एशिया के अधिकांश हिस्से कड़ाके की ठंड के चपेट में हैं। जापान में सर्दी के बर्फीले तूफानों के कारण कई ट्रेनें और वाहन फंसे हुए हैं। हिमपात के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बुधवार सुबह होकाइडो द्वीप के रिक्यूबिट्स शहर में तापमान 0 से 26.9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। चीन के भी कई हिस्से भीषण ठंड से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में भारी हिमपात के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वोत्तर प्रांत अत्यधिक ठंड के मौसम का सामना कर रहे हैं। हेइलुंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन बर्फ से अटी पड़ी है। चीन के कुछ क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप सप्ताहांत पर शुरू हुआ। मोहे शहर में रविवार को -53 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मैंने दोपहर से शुरू करके यहाँ लगभग 600 से 700 मीटर बर्फ की सफाई की। मैं जब से आई हूँ तब से झाड़ू लगा रही हूँ और ठंड नहीं है। उधर दक्षिण कोरिया भी कहर बरपाने वाली बर्फबारी और तेज हवाओं के झोंके से जूझ रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप में मंगलवार को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा के पास -25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे अफगानिस्तान में इस साल ठंड कहर बनकर टूटी है। भारी बर्फबारी में लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। अफगानिस्तान में 15 दिन के भीतर भीषण ठंड से 157 लोगों की जान चली गई है। 77,000 मवेशी भी मारे गए हैं। यहाँ तापमान -28 डिग्री तक पहुँच गया है। ठंड के चलते 10 जनवरी से 19 जनवरी तक 78 मौतें हुई थी। पिछले एक सप्ताह में यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। यहाँ बर्फीले तूफान के चलते हालात नाजुक हो गए हैं। देश के 74 प्रांतों में 8 प्रांतों की स्थिति बेहद गंभीर है। ठंड से मरने वालों का आंकड़ा इन्हीं 8 प्रांतों में सबसे अधिक है। मौसम बहुत ठंडा है। हम अत्यधिक ठंड का अनुभव कर रहे हैं। लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पानी नहीं है, गैस नहीं है। लोग इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टान से ब्रिटेन के लंदन शहर के आकार जितना एक हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। हालांकि इस घटना को जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ नहीं बताया जा रहा है। ब्रिटिश अटलांटिक सर्वे ने बताया कि ये हिमखंड अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया यानी काल्विंग की वजह से टूटा है। असल में ये अंटार्कटिका के वेस्ट ब्रंट हिस्से में था जो ईस्टर्न ब्रंट से अलग हो गया है। यह आइसबर्ग 1550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। ये जब अलग हुआ तब इसके मुख्य अंटार्कटिका के बीच 150 मीटर मोटी दरार पड़ी हुई थी। वैज्ञानिक दशकों से अंटार्कटिका में जमी बर्फ में दरारें नोटिस कर रहे हैं। 2020 से पहले विशाल आइसबर्ग के अलग होने की घटना 1971 में हुई थी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।